ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल टाइप नंबर 2। हम इसमें टाइप नंबर 2 का डिस्कस करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी मीडियम के ऊपर यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएं और वो रे ऑफ लाइट अनदर मीडियम में प्रोपेगेट करे, जब मूव करे तब वो थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो जा रहा है। अगर हम नॉर्मली यहाँ पे देखें तो नॉर्मल ड्रॉन टू दिस पॉइंट, इसके साथ जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसके कंपेयर में ये आर देखो, मीन्स ये आई और आर दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में आपको दिख रहा होगा कि आर की वैल्यू आई से लेसर है। तो ये डिपेंड करता है मीडियम के टाइप पे, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, हम उसका डिस्कस करते हैं अभी। वैसे ये 10th में आपने स्टडी कर ली है, इसलिए इसकी बहुत डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो कंडीशन कैसा है कि जो रे ऑफ लाइट होगा वो यहाँ पे इंसिडेंट करेगा आई एंगल पे, और दूसरे मीडियम के अंदर जब मूव करेगा तो ये एंगल क्या हो गया, आर। इट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे पार्शियली कुछ लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी होगी, और रिफ्लेक्शन के लिए तो क्या एंगल सेम होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट दोनों सेम, लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए एंगल सेम नहीं होगा। यहाँ पे दो पॉइंट्स बनते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप अगर इस प्लेन को यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आपको प्लेन, ये वाला, ये इस प्लेन पे आपको शो कर रहा है। मीन्स ये रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, ये सब एक प्लेन में होंगे इस नॉर्मल के साथ। सेकेंड कंडीशन आपको दिख रही है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो यहाँ पे हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, मीन्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ, to the sine of angle of refraction, तो that will be sin r। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin थीटा 1 बाय sin थीटा 2 is constant। Remember the angles of incidence I and the refraction R are the angle that the incident and its refracted ray make with the normal रिस्पेक्टिवली। मतलब दोनों एंगल किसके साथ हमने लिए हुए, इस नॉर्मल के साथ, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया इसके साथ। तो ये एंगल है आई, ये एंगल है आर, दोनों नॉर्मल के साथ में, और एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को यहाँ पे क्या लिखते हैं, इट इज़ n/1, वी कैन राइट इट एज n2/n1। तो यहाँ पे इस टर्म को हम नाम दे रहे हैं, दिस n/1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इसको हम अच्छी तरह से अगर रिप्रेजेंट करें इन दोनों टर्म को, सो आई कैन राइट लाइक दिस, इट इज़ n1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे कंडीशन देख लो, अगर मैंने ऐसा लिखा कि इफ़ दिस एंगल थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट आई इज ग्रेटर देन आर। मैंने थीटा 1 थीटा 2 लिया। अगर मैं इन सब को दोनों को साइन कंपोनेंट दे दूँ, मीन्स साइन थीटा 1, तो ये ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब 0 से अगर 90 पे मैं जाऊँ एंगल लेके, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर एंगल बिगर है तो ऑब्वियस उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब अगर इस टर्म पे मैं ऐसा लिख दूँ, इट इज़ साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं, मैंने दोनों साइड क्या किया, डिवाइड किया, किससे, साइन थीटा 2 से, तो इस साइड का पार्ट कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसे डिवाइड करूँ कि साइन थीटा 1 यहाँ पर है, साइन थीटा 2 यहाँ पर है, मैं दोनों तरफ साइन थीटा 2 से डिवाइड कर दूँ तो इस तरफ का कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, sin theta 1 by sin theta 2, it is greater than 1।
अब ये साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 क्या है, इट इज़ n2 बाय n1। इसका मीनिंग हो गया कि n2 इज़ ग्रेटर देन n1। पर ये ग्रेटर क्या, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। लेकिन डेंसर मीडियम कैसा, ये ऑप्टिकली है, मटेरियलिस्टिक नहीं कि हार्ड हो, ऐसा नहीं। ऑप्टिकली मतलब जिसमें से लाइट जल्दी पास ना हो पाए, ओपेक मीडियम। और ये ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब क्या, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम हुआ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो एक कंक्लूजन बन गया इसके लिए कि अगर एंगल बड़ा है तो उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मीन्स अगर मैं सेकेंड पार्ट में लिखूं, इफ़ थीटा 1 इज़ लेसर देन थीटा 2 दैट्स वाई n1 इज़ ग्रेटर देन n2। मतलब डेंसर मीडियम में एंगल हमेशा छोटा बनता है। इसके बाद एक कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे n12 लिख रहा हूँ बेटा, सो इट विल बी n1 बाय n2, सो आई कैन राइट इट एज n2 बाय n1। इसका मतलब हो गया n21। तो क्या मिल रहा है, दोनों रेसिप्रोकल हुए ना, कि मीडियम 1 का सेकेंड के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकेंड का 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों इनवर्स रिलेशन में रहेंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत मटेरियल मतलब जैसे सपोज एक ये मटेरियल है, दूसरा इसके जस्ट नीचे अदर मटेरियल आया, उसके नीचे और मटेरियल्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ। लाइक दिस। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और इसके रिस्पेक्ट पे हम कुछ निकाल रहे हैं रे ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सपोज ये मीडियम 1 का निकालना चाहते हो, मीडियम 1 का मीडियम 4 के रिस्पेक्ट में, तो ये n1 बाय n4 होगा। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा करूं, इसमें n2 से मल्टीप्लाई n2 से डिवाइड, n3 से मल्टीप्लाई n3 से डिवाइड, तो इसको मैं ऐसे भी तो एडजस्ट कर सकता हूँ, ये n1 बाय n2 ले लूँ, ये n2 बाय n3 ले लूँ, मीन्स आई कैन राइट n1 बाय n2, n2 बाय n3, तो लास्ट में बन जाएगा ये, मीन्स इट इज़ n12 इंटू n23 इंटू n34। तो ऐसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। कोई भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अगर निकालूं तो दैट इज n1, वो क्या हो जाएगा, इट इज c बाय v। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इट विल बी c बाय v2। दैट मीन्स अगर आप n21 लिखते हो, इट विल बी n2 बाय n1, मीन्स इट इज c बाय v2, इट इज c बाय v1, इट इज v1 बाय v2। मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको इसके वेलोसिटी के रिलेशंस को भी बताता है कि कितनी वेलोसिटी होगी उस रे ऑफ लाइट की। थियरी कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया, इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं इसके। रिफ्रैक्शन के लिए एक लैटरल शिफ्ट है, अपने पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर, लेकिन थियरी थोड़ा सा है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके सिर्फ फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर नोटिस करें तो ये रे ऑफ लाइट आई, अगर यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं होता तो ये सीधे इस रास्ते से निकल जाती, पर ऐसा हुआ नहीं, ये यहाँ से डेविएट हुई, डेविएट होके यहाँ पर आए। अब आप अगर नोटिस करो तो ये जो मीडियम है और ये जो मीडियम है वही यहाँ पे दोनों बन रहा है, पर यहाँ से अगर ये रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो यहाँ से डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो अगर यहाँ पे I1 की वैल्यू इट इज़ ग्रेटर देन R1 है, तो जब यहाँ पर आएगा तो ये I2 क्या हो जाएगा, लेसर देन R2 हो जाएगा। मतलब जब वो यहाँ पर आया तो नॉर्मल की तरफ बैंड हुआ, फिर जब यहाँ जाएगा तो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगा। तो ये जो पैरेलल शिफ्टिंग दिख रही है एक दूसरे के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। और लैटरल शिफ्ट के लिए हमको इसको x लिख सकते हैं कि ये कितना हुआ
और ये क्या हुआ, ये थिकनेस हुई इसकी, इस स्लैब की, कि इसमें कितना डेविएशन कर रहा है, कितना डेविएट हुआ अपने पाथ से, तो इट इज़ डी, या फिर थिकनेस टी रख लो इसको. सो द फॉर्मूला फॉर द मिनिमम डेविएशन इट इज़ x इज इक्वल्स टू, हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लर्न करेंगे, हम कुछ इसको सॉल्व करने वाले नहीं हैं. इट इज़ टी साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2. इफ थीटा 1 एंड, यहाँ पे लेते हैं हम इसको, if theta 1 and theta 2 are too small, then ये x is equals to t, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा. रीज़न क्या, बहुत छोटा एंगल होता तो मालूम है ना, साइन थीटा वैल्यू वी कैन टेक इट एज थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू अप्रॉक्स 1 हो जाती है. अब सोल्यूशन नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट एक स्टेप लिख दे रहे हैं आपके लिए. अगर मैं अब थीटा 1 लिख दूँ तो इट विल बी 1 माइनस n1 बाय n2. थ्योरी पार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं, सो बाकी भी नहीं करना, हम डायरेक्टली लर्न करेंगे इस फॉर्मूले को. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इसका रिफ्रैक्शन के लिए, अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ के लिए. देखो यहाँ पे कैसा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पर है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई. अब रे ऑफ लाइट इस तरह जानी थी, लेकिन जैसे रेयर मीडियम के अंदर एंट्री मारता तो क्या करेगा, डेविएट हुआ. तो थोड़ा सा इसने अपने पाथ को चेंज किया. अब अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे अपरेंट दिखता है ऑब्जेक्ट, मतलब ये रियल यहाँ पर है और ये अपरेंट यहाँ पर है. तो रियल वाले को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ रियल. तो एच ओ ऑब्जेक्ट, और ये इमेजनरी के लिए या फिर इमेज के लिए एच आई. तो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला लर्न कर लेना आपको. इट इज़ एच आई बाय एच ओ इज इक्वल्स टू एन ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय एन ऑब्जेक्ट. दैट्स वाई, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा वो नीचे आएगा और ऑब्जर्वर जहाँ होगा वो ऊपर आएगा. और ये तो लर्न ही कर देना, इट इज़ एच आई बाय एच ओ हमेशा इस तरफ रखना है. अगर ऑब्जर्वर एयर मीडियम में तो एन एयर ऊपर आएगा, अगर ऑब्जर्वर वाटर में तो एन वाटर ऊपर आएगा. जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो नीचे आएगा, ऑब्जर्वर इसमें मेन है. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, हॉरिजॉन से अगर हम देखते हैं सन राइजिंग टाइम पे, तो एक्चुअल पोजीशन सन की देखो यहाँ पर है, पर यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो इधर गई और एटमॉस्फेयर में जाने थोड़ा सा डेविएट हुई, तो यहाँ पे आपकी आंखों तक आई. तो इसका मतलब क्या होगा, आपको इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर एक्सटेंशन करूँ तो मुझे सन यहाँ पे दिखाई देगा, और ये रियल नहीं है, वर्चुअल है. इसलिए हमको सन जब रियल पोजीशन में आता है उसके पहले ही दिख जाता है. 2 मिनट जितना वेरिएशन है. न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसकी बेस पे. न्यूमेरिकल्स ईजी हैं, कोई टफ नहीं है, वेरी 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 इजी. यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस. तो इसका टाइम पीरियड हो गया, तो कितना टाइम पीरियड हुआ भाई अर्थ का, दैट इज 24 आवर. ओके, हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री. यहाँ पर क्या, अपनी एक्सिस पे 24 आवर में अर्थ रोटेट हो जाएगा. तो हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री, मतलब सन शिफ्ट हो रहा है, सन की पोजीशन हमको दिखेगी अलग, सन तो वहीं पर है, सन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर व्हेन वी फ्रॉम द अर्थ. तो कैसे हुआ, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको रोटेट करते मान रहा हूँ, यहाँ पर सपोज इट इज़ रोटेटिंग, तो क्या होगा, हमको सन की पोजीशन चेंज होती नज़र आएगी. तो वो अर्थ के घूमने कारण हुआ. तो सिंपल जो बच्चों की तरह कैलकुलेशन करते हैं वैसे करेंगे यहाँ पे, क्या कि टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री शिफ्ट. ये कैसे हुआ भाई, पूरा का पूरा एक रोटेशन करेगा अगर अर्थ अपने एक्सिस पे,
तो वो 360 डिग्री का हुआ और वो कितना हो जाएगा 24 आवर में करेगा। तो टाइम टेकन टू शिफ्ट बाय कितना 1 डिग्री बोला हुआ है, तो इट विल बी 24/360 आर में हो गया। अब इसको अगर मैं आर में फाइंड करूँ तो मिलेगा मुझे 0.067 अप्रॉक्स 666 चलता रहेगा। और अगर इसको मिनट में ट्रांसफ़र करता हूँ तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3600 सॉरी 60 अगर मिनट में ट्रांसफ़र करना है तो यू विल गेट अप्रॉक्स 4 मिनट, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये होगा आंसर हमारा 4 मिनट, यानी 4 मिनट के अंदर आपको सन 1 डिग्री जितना शिफ्टेड फील होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो आप अर्थ पे हैं, अर्थ पे अगर आप इस जगह पर हैं कुछ टाइम बाद आपको क्या शिफ्टेड फील होगा कि भाई सन ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। एक्चुअली सन ने नहीं चेंज किया, आपने चेंज किया, आपको ऐसा फील होगा। तो वो जो 1 डिग्री जितना शिफ्टिंग होगा वो सिर्फ 4 मिनट के अंदर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट वन, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। चलो तो ये हमने मान लिया कि भाई एक टैंक है, इट इज फिल्ड विद वाटर, ये हमने कंसिडर कर लिया। The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे इसके बॉटम में एक निडल रखी, लेकिन उसका apparent हाइट डेप्थ हमको कुछ अलग मिलती है। मीन्स ये जो आपको पूरा डेप्थ मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या है HO है, और ये 12.5 सेंटीमीटर कितना, क्योंकि जितना डेप्थ वाटर का होगा उतना। और यहाँ पे जो आपको ये मिल रहा है दिस वन, ये एपरेंट डेप्थ हो गया, मतलब ये HI हो गया, ये है 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो पहले मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको HO जो दे के रखा है वो 12.5 सेंटीमीटर है, और HI कितना मिल रहा है, इट इज़ 9.4 सेंटीमीटर। तो मुझे N ऑफ वाटर फाइंड करना है। इफ़ वाटर इज़ रिप्लेस बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, देखो यहाँ पर अगर मैं इस मीडियम को चेंज करूँ, मीन्स एक और मीडियम रखा, लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, इट इज़ 1.63। Up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? मतलब अब माइक्रोस्कोप को कहाँ रखना पड़ेगा वो बता हुआ। सपोज माइक्रोस्कोप पहले इस जगह पर है, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम इसको व्यू कर रहे हैं, ठीक है। हम इस हाइट को कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको x हाइट यहाँ से मान सकते हो, दिस वन इट इज़ x। चलिए अब दो पार्ट बनता है यहाँ पे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे अगर देखें तो चलो हम पार्ट 1 ले लेते हैं इसको। तो अपना फार्मूला एज क्या बताया था मैंने, तो HI/HO तो ऐसे रखना है। निडल कहाँ पर है, वाटर में है, मतलब इधर अंदर, ये रहा। ऑब्जर्वर मतलब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, सॉरी ये कहाँ पर है, बाहर। सो इट इज़ एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट, डन। अब यहाँ पर ये HI कितना हो गया, सो चलो एक और स्टेप, इट इज़ HI/HO। तो एन ऑब्जर्वर एक्चुअल में एयर में है और ये वाटर है, तो इसका मतलब हो गया HI कितना, इट इज़ 9.4, इट इज़ 12.5, इट इज़ 1, इट इज़ N वाटर। तो N वाटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 9.4। तो N वाटर आपको अप्रॉक्स मिलेगा 1.33। चलो फर्स्ट पार्ट तो ख़त्म हुआ हमारा। सेकेंड पार्ट क्या, हम इस मीडियम को चेंज कर दे रहे, मतलब अब ये मीडियम थोड़ा चेंज हुआ,
डिफरेंट मटेरियल का बना। चलो हम डायग्राम फिर से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, यहाँ पे इसी में समझ लेते हैं। तो अगर इस मीडियम को चेंज करता हूँ, इट इज़ जस्ट चेंज्ड बाय एनी अनदर लिक्विड। तब होगा क्या, तो लिख देते हैं यहाँ पे नाउ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड, एक दूसरे लिक्विड से रिप्लेस किया। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया, एच आई डैश बाय एच ओ डैश इज इक्वल्स टू एन, फॉर्मूला तो वही, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट। अब नई अपेरेंट डेप्थ कितनी है, तो वो दे के रखिए, नहीं कुछ भी नहीं दिए, तो हमको अपेरेंट डेप्थ निकालनी बेटा। तो एच आई डैश एच ओ भरना तो उतना ही है, बोला कि सेम, इट इज़ फिल्ड एट द सेम हाइट अप टू द सेम हाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने वही लिया हाइट। एन ऑब्जर्वर, तो ऑब्वियस क्या, ऑब्जर्वर एयर में है और ये नया वाला लिक्विड है, तो इट इज़ 1/, आई कैन राइट 1.63। तो हमको ये एच आई डैश कितना मिला, इट इज़ 12.5 बाय 1.63। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट अप्रॉक्स आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा चलेगा, इट इज़ 7.66 सेंटीमीटर, इतना मिला। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप नोटिस करें इस डायग्राम में कि अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कितनी नई हाइट पे आई, 7.6, मतलब थोड़ा और ऊपर आ गया ये, तो यहाँ पे कहीं बन रहा है ये, मतलब एच आई डैश क्या हो गया 7.66। मतलब जो ये इतना डिफरेंस आया, इतना डिफरेंस इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, किसको, इस माइक्रोस्कोप को। तो हम लिख सकते हैं, मालूम पड़ा बच्चों, फिर से यहाँ पर देखो, इमेज यहाँ पर था, अब इमेज यहाँ आ गई, मतलब इतना आपको फोकस करने के लिए इस माइक्रोस्कोप को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सिंपल। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, दैट मीन्स द माइक्रोस्कोप must be shifted upwards by कितना, आप x लिख दो भले, तो आपका जो रियल एच आई था उसमें से इस नए वाले एच आई डैश को माइनस कर दो, वो था 9.4 और ये मिला 7.66, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो अप्रॉक्स 1.73 सेंटीमीटर मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखो इस न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ आपको खुद फाइंड करनी है, मैंने आपको सिर्फ ऐसे समाएंगे नहीं एग्जाम में, पर तो भी समझना है अगर दिया है तो। shows the refraction of ray in air incident at 60 degree with the normal to the glass air and water air interface respectively. Predict the angle of refraction of the glass when angle is incidence in water is this। बहुत सिंपल है, मतलब क्या हमको ये फाइंड करना है, अगर ये लास्ट वाला डायग्राम देखो, देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम, इट इज़ 1.33 अप्रॉक्स, इसका 1.5, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इन दोनों डायग्राम का यूज़ करना है हमको, दैट्स वाई। तो मेथड थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वैल्यूज़ आप खुद फाइंड करेंगे, नहीं आएगा तो क्लास में पूछेंगे। देखो कैसे समझना, हम फर्स्ट वाले केस को पहले सॉल्व करते हैं, केस 1 ए में सिंपल फार्मूला स्नेल्स लॉ एज n1। अभी आप ये ऊपर का मीडियम 1 ही मान लीजिए, चलो ये है ना 1 से जा रहा है, ये 1 और ये 2, यहाँ पे इसको 1 और इसको 2, यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे आपने n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2 अगर यूज़ किया, तो दिस n1 इज नथिंग बट n एयर and theta 1 is nothing but 60, n2 is nothing but n glass and theta 2 is nothing but 35। मतलब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एन जी फाइंड कर सकता हूँ, वो एन ए
साइन 60 डिवाइड बाय साइन 35 हुआ। आप यहाँ से एन जी फाइंड कर लोगे बेटा, ये मिल जाता है। तो आप इस बी वाले को देखिए, बी में भी वही लगाओ फॉर्मूला, इट इज़ n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एयर मीडियम है, इट इज़ एन एयर, एंगल कितना 60, तो इट इज़ साइन 60। n2 क्या है, सो n2 इज़ वाटर का मीडियम है, एंगल कितना है, इट इज़ 47। यहाँ से आप किसको निकाल सकते हो, n वाटर का, इट इज़ na साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 47 डिग्री, यू कैन फाइंड इट। तो इससे आपको n वाटर मिल जाएगा। n या ईटा जो बोलो आप, म्यू भी लिख सकते हो। ये आ जाता है तब आप c सॉल्व कर देना। फिर से भी फॉर्मूला एज n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। सेम कैलकुलेशन, n1 मतलब फिर से ईटा भी लिख सकते हो या फिर क्या म्यू भी लिख सकते हो। सो n1 यहाँ पे क्या देखो, मीडियम वन कौन है, वाटर है, सो आई कैन राइट n वाटर। एंगल कितना है यहाँ पे बेटा, तो 45 डिग्री, इट इज़ 45 डिग्री। n2 है n ग्लास, और वही एंगल फाइंड करना है, मैं इसको सिंपल थीटा लिख दे रहा हूँ। मीन्स साइन थीटा क्या हो गया, इट विल बी NW साइन 45 डिग्री बाय NG। वैल्यूज पुटअप करोगे और आंसर फाइंड करोगे। जब आंसर मिल जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ दिस, और फाइनली यू विल गेट द आंसर। ये आपका होमवर्क है, आपको वैल्यूज खुद ट्राई करनी टेबल में से देख के। 16 नंबर पे आता है, इजी न्यूमेरिकल है। अभी हमने क्या उसी तरह से है, बल्कि उससे ज़्यादा इजी है। अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन टेबल टॉप इज व्यू फ्रॉम अबव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो देखो पहले मैं ग्लास स्लैब ले लूँ यहाँ पर, ये सपोज ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पर इसके टॉप से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक यहाँ पे पिन बना दें पहले हम। ये टेबल पे रखा हुआ है, जस्ट प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो जो पिन है वो पिन कहाँ पर है, पिन यहाँ पे है टेबल पे, और इस ग्लास स्लैब से देख रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्वेशन चल रहा है इसका, लाइक दिस। ये ऐसा बोला है कि इसको 50 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है। चलो स्लैब थोड़ा और कम कर दूं मैं, तो ये 50 सेंटीमीटर ऊपर से लिया किसको, वी से, मतलब आई हमारे यहाँ पर 50 सेंटीमीटर ऊपर। नाउ by what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab। सॉरी, मैंने ग्लास स्लैब वाला पॉइंट बाद में कर दिया, मतलब पहले क्या ग्लास स्लैब नहीं है। और जस्ट अ मोमेंट, ये फर्स्ट सीन कैसा कि यहाँ से इससे देखा मैंने 50 सेंटीमीटर, राइट है। और अब ग्लास स्लैब लिख दे, अब रख दे रहे हैं, ये यहाँ पे ग्लास स्लैब मैंने रख दिया ऐसे। जब ग्लास स्लैब रखा और इसकी थिकनेस गिवन है, कितनी थिकनेस है इसकी, 15 सेंटीमीटर, हेल्ड पैरेलल टू द टेबल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज गिवन, चलो ये भी गिवन है, तो एन ग्लास इट इज़ 1.5। अब थिकनेस जो दी है वही क्या हो जाएगा, इसका एच हो जाएगा, क्योंकि हम सरफेस से इसको काउंट करते हैं बेटा। मीन्स एच ओ कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब, नहीं, कुछ नहीं डिपेंड करता। आप इसको यहाँ भी रखोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आप यहाँ से पूरी हाइट नहीं रखोगे, ध्यान रखना आपको सिर्फ इस थिकनेस को ही मेज़र करना है, और कुछ नहीं मेज़र करेंगे आप, कहीं पर भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो इमेज दिखेगी इसकी थोड़ी सी यहाँ पे कहीं ऊपर दिखने वाली है, यहाँ वही हमको निकालना है एच आई। तो सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर एज एच आई बाय एच ओ इज इक्वल्स टू एन ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय एन ऑब्जेक्ट
एन ऑब्जर्वर मतलब एयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट है इस ग्लास में। तो एच आई हमको फाइंड करना है, एच ओ तो कितना 1.5 सेंटीमीटर है, एयर ये हो गया 1.5, सो हमारा आंसर कितना आएगा, इट विल बी सॉरी 15 है ना, नॉट 1.5, 15 सेंटीमीटर। So HI will be 15 by 1.5 means it will be 10 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा। तो शिफ्टिंग कितनी हुई, देखो ये पूरा स्लैब यहाँ तक कितना है, इट इज़ 15 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है 10, तो शिफ्टिंग कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर की हुई। तो यहाँ पे लिख देंगे रेज्ड बाय या शिफ्टिंग। तो ये क्या हो जाएगा, रियल वाले में से इस इमेजनरी को निकाल दो, 15 माइनस 10 कर दो, यू विल गेट 5 सेंटीमीटर। तो ये टाइप यहाँ पे फिनिश हुआ।